हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग इस समावेशी शिक्षा में नौ चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 10वां चैप्टर है। तो आप लोग क्या करिए, अगर उन 9 चैप्टर को ना पढ़ा हो तो उनको क्या करिए, पढ़िए, यानी क्लास क्या करिए, क्रम से लेते चलिए। और क्या करिए, नोट्स बनाइए। और क्या करिए, चीज़ों को एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करिए, समझिए और नोट्स बनाइए। और क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे और क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम आप लोग हेल्प मतलब कि रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है। और मैंने आपको प्रॉपर एक एक चैप्टर उठाया है और बहुत अच्छी तरीके से एक एक डिस्कशन भी किया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, क्योंकि ये नोट्स अभी तो आपको काम में आएंगे ही डीएलएड के एग्जाम में, बाकी टेट और स्टेटेड में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है और चीज़ों को समझते चलना है। यहाँ से आप लोगों का बेस कंप्लीट होगा। तो हम लोग का अब जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है 10वां चैप्टर। इसका क्या नाम है, सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं। जो हमारा 10वां चैप्टर है इसका नाम है समावेशी बच्चों के लिए परामर्श। क्या है, समावेशी बच्चों के लिए परामर्श, यानी काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रेन। अब इनके बारे में जानते हैं। जो समावेशी बच्चे होते हैं इनको हम मतलब टीचर किस तरीके से परामर्श देंगे इन बच्चों को, इनके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले परामर्श का अर्थ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जो परामर्श होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सलाह, राय, मशवर तथा सुझाव लेना या देना, विचारों का परस्पर विनिमय, यानी कोई सलाह दी जाती है, कोई राय होती है, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना, या तो किसी को दिया जाएगा और या तो क्या होगा, उससे लिया जाएगा। ये हमारा क्या है, परामर्श, यानी विचारों का परस्पर विनिमय, यानी अपने विचार उनको देना और उनके विचारों को क्या करना, अपन मतलब खुद ग्रहण करना। जो चीज़ जिसको मतलब प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगा, एक दूसरे से शेयर करेगा। फिर क्या होगा, जिसको मतलब सलूशन पता होगा तो वो क्या करेगा, बताएगा। तो यही होता है सलाह, राय, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। ये क्या होता है, परामर्श का अर्थ होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक समस्याओं या चीज़ों के बारे में किसी से सलाह या सुझाव लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसे परामर्श कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक समस्याओं या चीज़ों के बारे में, यानी कोई व्यक्ति है तो उसे परिवार से कोई प्रॉब्लम है, मतलब परिवार के सदस्यों की कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या व्यापारिक समस्याओं, यानी कोई इंसान मतलब जो अपना वर्क कर रहा है। अब व्यक्तिगत मतलब होता है जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो जो भी उसको नहीं अपना समझ में आ रहा है तो वो क्या करता है, किसी से पूछता है, किसी से क्या लेता है, सलाह लेता है। लेता है कि नहीं लेता, आप लोग ये लेते होंगे। जब आप लोगों को कुछ ना समझ में आता होगा तो आप लोग स्कूल जाते होंगे तो किससे पूछते होंगे, अपने से जो बड़े होंगे, सीनियर मतलब टीचर होंगे, उनसे पूछते होंगे। इसके बाद मतलब जो घर में होंगे तो मम्मी पापा से अपने पूछते होंगे। तो होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक समस्याओं या चीज़ों के बारे में किसी से सलाह या सुझाव लेते हैं या किसी को उत्तर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। यह उन दो व्यक्ति के बीच होता है जिनके संबंध विश्वास, समझ, स्पष्ट वादिता, वचनबद्ध निष्ठा से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये उन दो व्यक्तियों के बीच होता है। किन दो व्यक्तियों के बीच, जिनके जो संबंध होते हैं विश्वास, समझ, स्पष्ट वादिता, वचनबद्ध निष्ठा से बंधे होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा तो क्या किसी से भी जाके क्या लेने लगेगा, परामर्श नहीं लेता है ना। जिसके ऊपर उसको क्या होता है, ट्रस्ट होता है, यानी जिसके ऊपर उसे विश्वास होता है कि जो उसे क्या करे, सही तरीके से बता सके। तो वही कहा गया कि यह उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जिनके संबंध विश्वास, समझ, स्पष्ट वादिता, वचनबद्ध निष्ठा से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। शिक्षा या मनोविज्ञान के संबंध में शैक्षिक परामर्शदाता होते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा या मनोविज्ञान के संबंध में क्या होते हैं, शैक्षिक परामर्शदाता होते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे परामर्श के उद्देश्य आ रहे हैं ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना
साथ ही बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसके बिना किसी सहायता के लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। परामर्श का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को अपनी योग्यता और रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर, यानी बच्चे के अंदर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी योग्यता है, तो बच्चा क्या करे, उसको समझे। ठीक, उसको समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसके बिना किसी सहायता के लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। तो परामर्श का उद्देश्य यही है कि बच्चा क्या करे, उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, यानी जो भी रुचियां हैं, जो भी उसके अंदर योग्यता है, तो उसको बच्चा क्या करे, समझे और क्या करे, अपने उसके अंदर मतलब जो उसको प्रॉब्लम आए तो क्या करे, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। ये परामर्श है क्या, ये परामर्श का उद्देश्य है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं रूथ स्ट्रंग के अनुसार। ये क्या कह रहे हैं परामर्श के बारे में, इनके बारे में अब जानते हैं। ये कह रहे हैं कि परामर्श का परिचय या उद्देश्य परामर्श का परिचय या उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। क्या कहा जा रहा है, ये कौन है, ये मनोवैज्ञानिक है। कौन, रूथ स्ट्रंग के अनुसार। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परामर्श का परिचय या उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। आत्म परिचय मतलब क्या होता है, खुद का परिचय। ठीक, मतलब खुद के अंदर, खुद से आप लोगों ने मुलाकात कर ली, इसका मतलब यही होता है आत्म परिचय, यानी आप लोगों ने क्या किया, खुद के बारे में जाना। तो जो रूथ स्ट्रंग के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक है, ये मतलब जो ये है वो यही बोल रहे हैं कि परामर्श का परिचय या उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या कर रहे होंगे, नोट्स बिल्कुल बनाते चल रहे होंगे। अब कहा जा रहा है कि परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग। चलिए जानते हैं कि जो परामर्श प्रक्रिया होती है तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है कि परामर्श के लक्ष्य, दूसरा कह रहा है कि परामर्श प्रार्थी, तीसरा कह रहा है परामर्शी या परामर्शदाता। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है परामर्श के लक्ष्य, दूसरा कह रहा है परामर्श प्रार्थी, इसके बाद जो तीसरा है वो कह रहा है परामर्शी या परामर्शदाता। ठीक, ये क्या है, ये परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जो परामर्श होता है तो इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसका क्षेत्र क्या होता है। कहा जा रहा है कि बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए समायोजन संबंधी परामर्श। क्या, बच्चों की मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकालने के लिए समायोजन संबंधी परामर्श, यानी उनकी प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, बच्चों की पहचाना जाता है और फिर क्या किया जाता है, उनको सलूशन बताया जाता है। तो वही कहा गया है कि बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए समायोजन संबंधी परामर्श। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, जो हम मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, आएगा। अगर बच्चों की प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं बताया जाएगा तो क्या बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वही कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिगम विधियों संबंधी परामर्श। अधिगम विधियों संबंधी परामर्श, यानी पढ़ने में बच्चों को सीखने में, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने में। तो अगर बच्चे को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या होगा, परामर्श दिया जाएगा। ठीक, उसमें भी क्या करता है, परामर्श हेल्प करता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो कह रहा है कि अधिगम कौशल संबंधी परामर्श, यानी अधिगम मतलब सीखने की जो स्किल है उसमें भी परामर्श को क्या किया जाता है, बताया जाता है। कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा अकेले सीख लेता है क्या, नहीं सीख पाता, वो टीचर उसे बताते हैं ना। घर मतलब स्कूल में होगा तो टीचर बताएंगे, घर में होगा तो पेरेंट्स बताते हैं कि किस तरीके से मतलब किस तरीके से कोई भी चीज़ है तो उसे क्या करो, खेलो। मतलब कोई भी विधि होगी, कोई भी मतलब बच्चा कर रहा होगा, किसी भी तरीके से सीख रहा होगा तो मतलब क्या होता है, स्कूल में टीचर बताते हैं और घर में कौन बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सीखो। तो ये क्या है, ये परामर्श की आवश्यकता थी और इसका क्षेत्र था। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, दूसरा कह रहा है समायोजन संबंधी परामर्श, तीसरा कह रहा था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए, और जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है अधिगम विधियों संबंधी परामर्श या अधिगम कौशल संबंधी परामर्श। ये क्या थे, ये थे परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्षेत्र और इसके बारे में जान लेते हैं।
दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और यौन ये सब आ जाते हैं। यानी बच्चा भावात्मक यानी कितना वो इमोशनल हो रहा है, और मानसिक मतलब किस तरीके से सोच रहा है, और शारीरिक मतलब शरीर से उसे किस टाइप का है वो, ठीक, इसका मतलब ये हो गया। फिर जो दूसरा है वो कह रहा है व्यसन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ये आएगा कि बच्चा क्या मतलब कर रहा है, शराब, ड्रग्स, व्यायाम, जुआ, खरीदारी, क्रोध प्रबंध ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्या है, ये क्षेत्र हैं। अब इसके बाद जो चौथा आ रहा है वो क्या कह रहा है, शोक और नुकसान। पांचवा कह रहा है डिप्रेशन। छठवां कह रहा है भोजन विकार। और छठवां जो सातवां वो कह रहा है रिश्ते, युगल की परामर्श, तलाक, तनाव। अगर परामर्श न दिया जाए मतलब किसी को निर्देश न मतलब कि कोई न बताया जाए तो बच्चा क्या करेगा, ये सब चीज़ों को उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए क्या होता है, इसीलिए ये सब दिया जाता है परामर्श, ताकि क्या हो, बच्चा मतलब सही रास्ते पर चल सके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है परामर्शदाता। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो परामर्शदाता होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई कार्य कैसे करना है या किस प्रकार करना है इसकी सलाह देने वाला परामर्शदाता कहलाता है। कोई व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो तो उसे कोई भी वर्क करना है तो किस तरीके से करना है, ये मतलब इसके बारे में जो भी बताएगा तो वो क्या होता है, वो परामर्शदाता होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम ही देना है तो आप लोग हेल्प लेते हो ना टीचर की, तो आप लोगों को टीचर बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो ये क्या हुए, ये जो टीचर हुए क्या हुए, ये हुए परामर्शदाता हुए, ठीक। तो वही कहा गया कि किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई कार्य करना या किस प्रकार करना है इसकी सलाह देने वाले क्या होते हैं, परामर्शदाता कहलाते हैं। बच्चों को परामर्श देने के लिए या तो अध्यापकों को पूर्व प्रशिक्षित कर दिया जाता है या फिर परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्ति किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में एक कौन होता है, एक परामर्शदाता होता है। परामर्शदाता मतलब यही होता है जो बताते हैं कि किसको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हम लोग का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है परामर्शदाता का कार्य या गुण। अब इनके कार्य या गुण के बारे में जानते हैं, किनके, परामर्शदाता के। पहला कह रहा है कि विशिष्ट बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच करना, यानी विशिष्ट बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच करना यानी बच्चों को पहचानना है कि किन बच्चों को किस तरीके की प्रॉब्लम है, ताकि उनको क्या किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को पहचान कर उनको सलूशन दिया जाए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को व्यवसाय से संबंधित जानकारियाँ देना, यानी बच्चों को व्यवसाय के बारे में थोड़ा नॉलेज देना, ताकि उनके आगे की जो लाइफ है तो बच्चे क्या कर सकें, उसमें उसका यूज करके अपनी लाइफ को क्या कर सकें, अच्छा बना सकें। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना। समस्यात्मक बच्चे को मतलब क्या होता है, जो बच्चे किसी प्रॉब्लम में यानी उनको कोई समस्या है तो उनकी सहायता प्रदान करना, उनकी प्रॉब्लम को क्या करना है, पहचानना है और फिर क्या करना है, उनको सलूशन देना है। ये किसका काम होता है, ये होता है परामर्शदाता का कार्य होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पाठ्यक्रम की सूचनाएं बच्चों को देना। पाठ्यक्रम की सूचनाएं यानी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो इसकी सूचना किसको देना है, बच्चों को देना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भविष्य के लिए योजनाओं के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, यानी बच्चा आगे चल के क्या करने वाला है, उनकी योजनाओं के बारे में भी क्या करना है, बच्चों को बताना है। इसके बाद जो छठवां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, छठवां पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को प्रगति के पथ पर बढ़ाना। प्रगति का मतलब क्या होता है, बच्चा उन्नति कर सके उस रास्ते पर क्या करना है, बच्चे को ले जाना है। ये सब किसका कार्य होता है, परामर्शदाता का होता है, वो बताते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने में सहायता करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को परीक्षाओं के बारे में बताना। ये सब परामर्शदाता के कार्य होते हैं। बच्चों की समस्याओं को समझकर उनको दूर करना है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक। तो उसको क्या करना है, उसको पहचानना है, फिर उसको दूर करना है। बच्चों को परीक्षाओं के बारे में बताना, ये परामर्शदाता का काम होता है। तो बच्चों को परीक्षाओं के बारे में भी बताएंगे कि बच्चा किस क्लास का है तो उसका पेपर किस हिसाब से आएगा और उसको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक। ये सब क्या थे, ये थे परामर्शदाता के कार्य। अब चलिए परामर्श सेवा का महत्व, ये क्या होता है। अब इनके महत्व के बारे में जानते हैं। पहला कहा गया है कि एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायता होती है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। और जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है व्यक्तियों को सद्भाव
पैदा होता है। और जो 5वां पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। ये परामर्श सेवा का क्या महत्व है, ठीक। एक व्यक्ति को आत्मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना। आत्मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि वो अपने आप को क्या कर सके, पहचान सके, ठीक। ये सब क्या है, ये सब परामर्श सेवा का महत्व है। किसके माध्यम से, परामर्श के माध्यम से। अगर परामर्श ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए परामर्श की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो वही बताया गया है, पहला पॉइंट कहा गया है कि एक व्यक्ति को आत्मूल्यांकन के लिए क्या करना, प्रेरित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को सही निर्णय लेने, बच्चे मतलब डिसीजन ले रहा है लेकिन पता नहीं कैसा ले रहा है, तो परामर्श माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से ये होता है कि बच्चे को सही डिसीजन मतलब सही निर्णय लेने के लिए क्या मतलब बच्चा जो भी निर्णय लेगा तो उसमें क्या होगी, हेल्प होगी, ठीक। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान कराना। बच्चा मतलब आगे चल के क्या करने वाला है, तो वही इसका मतलब व्यवसाय का मतलब होता है। तो उसके बारे में भी क्या करना, बताना। किसके माध्यम से, परामर्श के बारे में। इसके बाद जो हम लोग अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तियों में सद्भाव पैदा होता है और शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। इससे क्या होता है, इससे ये सब लाभ होता है, ठीक। यही क्या है, परामर्श सेवा का महत्व है। शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में भी सुधार की प्रेरणा मिलती है कि जो मतलब पाठ्यक्रम है तो मतलब जिस हिसाब का बच्चा है उसी हिसाब से क्या करना है, उसी हिसाब से बुक भी बनानी है कि बच्चा क्या कर सके, समझ सके। तो इससे भी क्या होता है, इससे परामर्श सेवा से ये सब मतलब परामर्श सेवा का यही सब महत्व है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है परामर्श के रूप या प्रकार। ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं कि परामर्श के रूप क्या होते हैं और परामर्श का कार्य क्या होता है। पहला पॉइंट कहा गया है कि अध्यापकों तथा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा स्कूलों में बच्चों को उनके कल्याण के लिए कई प्रकार का परामर्श उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पर स्थित विशेष में दिया जाता है। ये निम्न प्रकार के हैं, चलिए जानते हैं कौन कौन से ये प्रकार के होते हैं। पहला कहा गया है कि संकटकालीन परामर्श, दूसरा कह रहा है उपचारात्मक परामर्श, तीसरा कह रहा है निवारक या निवारण परामर्श, चौथा कह रहा है रचनात्मक या सकारात्मक परामर्श। ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। अब चलिए हम लोग का क्या आएगा, अब आएगा परामर्श की विधियाँ। ये क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि परामर्श देने या लेने के अपने अपने ढंग या तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं, अलग अलग सबका ढंग होता है। तो वही कहा गया है कि परामर्श देने या लेने के अपने अपने ढंग होते हैं। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता या परामर्श लेने देने वाले की अलग अलग स्थितियां तथा भूमिकाएं होती हैं तथा अपना अपना योगदान रहता है। इन्हीं को परामर्श तकनीक या उपागम या विधियां कहते हैं। परामर्श की विधियां होती हैं वो क्या होती हैं कि मतलब सबका अलग अलग लेना या देने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो यही हमारे क्या होती हैं, यही जो मतलब परामर्श लेने या देने के लिए जो तकनीकियाँ अपनाई जाती हैं या जो विधियाँ अपनाई जाती हैं यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी परामर्श की विधियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है निर्देशात्मक परामर्श। ये क्या होता है, निर्देशात्मक परामर्श, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि इस परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को अपनी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इसमें परामर्श पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित होती है। निर्देशात्मक परामर्श मतलब क्या होता है कि जो परामर्शदाता होते हैं वो अपनी बात बताते हैं कि कोई भी कार्य है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को किस तरीके से उसका सलूशन निकालना है, ठीक। ये पूरी किस पर केंद्रित होती है, परामर्शदाता पर केंद्रित होती है। क्या, निर्देशात्मक परामर्श, यानी जो वो बताते हैं वो इसी को क्या किया जाता है, माना जाता है। इसके बाद फिर आता है अनिर्देशात्मक परामर्श। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में कहा जा रहा है कि ये परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता बल्कि परामर्शग्राही केंद्रित बन जाता है। मतलब कि जिसको प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, उसी के अनुसार इसमें क्या होता है, वर्क होता है, ठीक, वो बताएगा। तो वो परामर्शग्राही होता है और जो परामर्श देता है वो परामर्श क्या होगा, दाता होता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये परामर्श यह है परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता बल्कि परामर्शग्राही केंद्रित बन जाता है। इसके बाद जो अगला आ रहा है वो आ रहा है समन्वित परामर्श। ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें किसी
भी एक दृष्टिकोण या मत या दार्शनिक धारणा से न बंध कर, बल्कि आवश्यकता के अनुसार जो बातें अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करते हुए एक ऐसा समन्वयकारी रास्ता या उपागम काम में लाया जाए जिससे परामर्श प्रक्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। इसमें क्या कहा जा रहा है समन्वित परामर्श में? इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसी एक दृष्टिकोण या मत या दार्शनिक धारणा से न बंध कर, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कार्य करना है कि केवल एक ही चीज़ को, मतलब इसमें ये बताया गया है कि किसी एक के विचार के अनुसार नहीं कार्य करना है कि किसी ने एक ने परामर्श दे दिया तो मान लिया कि किसकी बात क्या है सही है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मतलब हो, जो भी दिक्कत हो तो क्या किया जाए, कहीं से भी मतलब अगर किसी की बात अच्छी लगे तो क्या करना है, उनसे परामर्श ले लेना है और अपने कार्य को क्या करना है, अच्छा करना है, जिससे हमें क्या हो परिणाम अच्छे तरीके के मिल सकें। तो वही कहा गया है समन्वित परामर्श का मतलब होता है कि इसमें किसी एक दृष्टिकोण या मत या इसमें किसी एक दृष्टिकोण मत या दार्शनिक धारणा से ना बंध कर, एक से नहीं बंधना है ठीक, बल्कि आवश्यकता के अनुसार जो बात अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करते हुए, मतलब जो हमारी आवश्यकता जिस चीज़ की हमें नीड है तो हमें जो बात अच्छी लगी उससे हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। एक ऐसा समन्वयकारी रास्ता या उपागम काम में लाया जाए जिससे परामर्श की प्रक्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके, यानी अधिक मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स के अनुसार, ये जो कार्ल रोजर्स के अनुसार है, अब इनके बारे में जानते हैं इन्होंने क्या कहा है परामर्श के बारे में। ये कह रहे हैं कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परामर्श मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों का संपर्क, यानी दो व्यक्ति क्या होंगे आपस में बातचीत करेंगे ठीक, जिसमें क्या होगा एक व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता करेगा, एक को प्रॉब्लम होगी तो दूसरा क्या करेगा उसकी हेल्प करेगा। ये क्या होता है, ये होता है परामर्श। अब हम लोग को जो चैप्टर है यहाँ से 10वां चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आप लोगों को इसमें जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है। अब जो हम लोग का नोट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए वार्तालाप के द्वारा सहायता दी जाती है। वार्तालाप मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो वही कहा गया है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए वार्तालाप के द्वारा सहायता दी जाती है। वार्तालाप मतलब क्या होता है, बातचीत के माध्यम से दी जाती है। अगर बातचीत ही नहीं करोगे तो क्या सोल्यूशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए वार्तालाप के द्वारा क्या की जाती है, सहायता दी जाती है। अब परामर्श का उद्देश्य क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। परामर्श के जो उद्देश्य होते हैं, पहला कह रहा है आत्मज्ञान, दूसरा कह रहा है आत्मस्वीकृत और तीसरा कह रहा है सामाजिक सामंजस्य ठीक। तो हम लोग को जो चैप्टर है वो यहीं तक का था। तो आई होप कि आप लोगों को जो चैप्टर था बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का जो सिलेबस है बहुत कम बचा है, इसलिए आपको क्या करिएगा, नोट्स बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलिएगा और क्या करिएगा, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही लेते चलिएगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी कि क्या होता है। कल की क्लास मतलब जो 9वां चैप्टर था वो था निर्देशन पे आधारित, जो 10वां चैप्टर है वो परामर्श पे आधारित। ये परामर्श क्या होता है, यहाँ से हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास से हम लोग 11वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं ओके। और आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके बताया करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेंगी और कुछ भी कराई जाती है। तो आप लोग कुछ को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए ओके। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं ओके। थैंक यू।